नमस्कार। आज हम सब मिलकर आयुर्वेद की एक बहुत ही दिलचस्प प्रणाली को समझेंगे। एक ऐसी प्रणाली जो ब्रह्मांड की हर एक चीज को, हर पदार्थ को एक खास तरीके से देखती और वर्गीकृत करती है। ये सोचना भी कितना कमाल का है कि हजारों साल पहले प्रकृति को कितनी गहराई से समझा गया था। तो असल सवाल यही है ना कि भाई बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हजारों साल पहले हर एक चीज को, हर पदार्थ को इतने सटीक तरीके से कैसे व्यवस्थित किया गया होगा। बस यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है, और इसी से आयुर्वेद का जो गहरा लॉजिक है वो सामने आएगा। तो ठीक है, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये द्रव्य होता क्या है। फिर देखेंगे कि चेतना मतलब कॉन्शियसनेस और उसकी उत्पत्ति के आधार पर इसे कैसे बांटा गया है। इसके बाद हम जानेंगे कि ये पदार्थ असल में काम कैसे करते हैं। और सबसे आखिर में हम आयुर्वेद के पूरे वर्ल्ड व्यू पर, उसकी पूरी सोच पर एक नज़र डालेंगे। तो जैसा मैंने कहा, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। आखिर ये द्रव्य है क्या चीज? देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो द्रव्य मतलब वो सब्सटेंस या वो चीज जिसके अंदर कुछ गुण होते हैं और जो कुछ काम यानी क्रियाएं कर सकता है। आप कह सकते हैं कि ये किसी भी वस्तु का फिजिकल फॉर्म है, फिर चाहे वो कोई जड़ी बूटी हो, पानी हो या कोई मेटल। और ये बात सीधे प्राचीन ज्ञान से आती है। देखिए, आयुर्वेद कहता है कि किसी भी पदार्थ की असली पहचान दो चीजों से होती है, उसके गुण यानी गुणा और उसकी क्रियाएं यानी कर्मा। मतलब वो चीज है क्या और वो चीज करती क्या है। बस यही दो बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अब आयुर्वेद हर पदार्थ को ना उसके सबसे बेसिक इस्तेमाल के नजरिए से देखता है। मतलब क्या ये चीज दवा की तरह काम करेगी या भोजन की तरह। जो औषध द्रव्य होते हैं वो अपने वीर्य यानी अपनी पोटेंसी से शरीर पर असर डालते हैं, और जो आहार द्रव्य हैं वो अपने रस यानी स्वाद से हमें पोषण देते हैं। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि द्रव्य क्या है, लेकिन अब जो क्लासिफिकेशन का अगला लेवल है ना, वो और भी ज्यादा गहरा है। अब बात सिर्फ ये नहीं है कि पदार्थ क्या है, बल्कि सवाल ये है कि क्या उसमें जीवन है। और यहीं पर क्लासिफिकेशन का पहला और सबसे बड़ा बंटवारा आता है। आयुर्वेद हर पदार्थ को दो मेन कैटेगरीज में रखता है। एक है चेतन, यानी वो जिनमें चेतना या जीवन है, और दूसरा है अचेतन, मतलब जो निर्जीव हैं। और यहीं पर आयुर्वेद की गहराई, उसकी बारीकी नजर आती है। बात सिर्फ जीवित और निर्जीव पर खत्म नहीं हो जाती। जो चेतन कैटेगरी है ना, उसके अंदर भी एक और डिवीजन है। आयुर्वेद जानवरों और पेड़ पौधों की चेतना में फर्क करता है। माना जाता है कि जानवरों में चेतना बाहर और अंदर दोनों तरफ से व्यक्त होती है, जबकि पौधों में ये सिर्फ अंदर होती है और छुपी हुई, मतलब अव्यक्त होती है। चलिए अब क्लासिफिकेशन के अगले तरीके पर चलते हैं। ये इस बात पर आधारित है कि कोई पदार्थ आता कहाँ से है, उसका फिजिकल सोर्स क्या है। इसे कहते हैं योनि भेद। आयुर्वेद के हिसाब से दुनिया का हर पदार्थ इन तीन मेन सोर्सेज में से ही किसी एक से आता है। पहला है जांगम, मतलब जो जानवरों से मिले जैसे घी। दूसरा है औदभिद, यानी जो पेड़ पौधों से मिले जैसे गेहूं। और तीसरा है भौम, यानी जो सीधे धरती से, मिनरल किंगडम से मिले जैसे पारा। अब ये जो जांगम जगत है ना, इसको भी आगे चार हिस्सों में बांटा गया है। देखिए, पहले हैं जरायुज, यानी जो गर्भ से पैदा होते हैं। फिर आते हैं अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं। तीसरे हैं स्वेदज, जिन्हें पुराने समय में माना जाता था कि वो नमी या पसीने से पैदा होते हैं। और चौथे हैं उद्भिज, जो धरती से निकलते हैं जैसे मेंढक। बिल्कुल इसी तरह पेड़ पौधों के जगत यानी उद्भिद का भी बहुत डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है। इसमें एक होते हैं वनस्पति, जिनमें फल तो लगते हैं पर फूल दिखाई नहीं देते। दूसरे हैं वानस्पत्य, जिनमें फूल और फल दोनों लगते हैं। फिर आती हैं विरुद्ध, यानी बेले और झाड़ियाँ। और आखिर में है औषध। ये वो पौधे हैं जो फल पकने के बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे गेहूं या जौ। अच्छा, तो हमने ये देख लिया कि कोई पदार्थ कहाँ से आता है, लेकिन इसके बाद जो सबसे जरूरी क्लासिफिकेशन है वो इस बात पर है कि कोई पदार्थ हमारे शरीर पर असर कैसे डालता है। चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए, हर पदार्थ के अंदर एक अपनी ताकत होती है, एक इनहेरेंट पोटेंसी। इसी को आयुर्वेद में वीर्य कहा गया है। और यही शक्ति, या कह लीजिए उसकी एनर्जी, ये डिसाइड करती है कि वो शरीर पर कैसा असर डालेगा। अब ये जो वीर्य है, ये मेनली दो तरह का होता है। उष्ण यानी गर्म, और शीत यानी ठंडा।
जो उष्ण वीर्य वाले पदार्थ हैं जैसे अगरू, वो शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं, डाइजेशन को तेज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो शीत वीर्य वाले पदार्थ हैं जैसे चंदन, वो शरीर को शांत करते हैं, ठंडक देते हैं। लेकिन बात सिर्फ गर्म या ठंडा होने पर ही खत्म नहीं होती। आयुर्वेद इससे भी आगे जाकर ये देखता है कि कोई पदार्थ हमारे शरीर की जो फंडामेंटल एनर्जीज हैं, जिन्हें दोष कहते हैं, उन पर क्या असर डालता है। तो कोई भी पदार्थ शरीर के दोषों पे 2 तरीकों से काम कर सकता है। पहला है शमन करना, मतलब अगर कोई दोष जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है तो उसे शांत करना, कम करना। और दूसरा है कोपन, यानी अगर कोई दोष कम हो गया है तो उसे उकसाना या बढ़ाना, ताकि वो बैलेंस में आ सके। और बस यही इस पूरी प्रणाली का, इस पूरे सिस्टम का मूल आधार है। कोई भी द्रव्य शरीर में वात, पित्त या कफ, इन तीनों में से किसी को भी या तो शांत कर सकता है यानी शमन, या फिर उसे बढ़ा सकता है यानी कोपन। और इसी बैलेंस को समझने के ज्ञान पर पूरी की पूरी आयुर्वेदिक चिकित्सा टिकी हुई है। तो अब तक हमने ये सारे अलग अलग क्लासिफिकेशंस देखे। अब इन सब से आगे बढ़कर हम उस गहरे फिलॉसफिकल नतीजे पर पहुंचते हैं जहां ये सारी बातें हमें लेकर जाती हैं। जरा इस शक्तिशाली सूत्र को देखिए, सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम। एक तरह से ये आयुर्वेद की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर एक पदार्थ, हर एक चीज, चाहे वो एक पत्थर हो या हम इंसान, सब कुछ उन्हीं 5 मूल तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये एक बहुत ही गहरा विचार है जो दिखाता है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक ही धागे से जुड़ा हुआ है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि अगर हर पदार्थ का, हर चीज का एक अपना गुण है, एक अपना खास मकसद है, तो क्या हम अपने चारों ओर की इस दुनिया को एक जिंदा, एक पर्पसफुल सिस्टम की तरह नहीं देख सकते? इस पर सोचिएगा जरूर।